नमस्कार। पिछले भाग में मैंने आपको यह बताया था कि क्यों ग्रंथों की व्याख्या करना राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है। आज के इस भाग में मैं आपसे मार्क्सवादी पद्धति या मार्क्सवादी व्याख्या जो ग्रंथों की होती है, क्लासिकल ग्रंथों की या अलग अलग ग्रंथों की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कार्ल मार्क्स यह मानते थे कि जो अलग अलग दौर हैं इतिहास के, उसमें जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है उसी का जो विचार होता है वो एक शासक विचार के रूप में या रूलिंग आइडियाज़ के रूप में कायम रहता है। और इसलिए बहुत सारे जो विद्वान होते हैं जो एक ख़ास दौर में लिख रहे होते हैं, वे अपने समय के जो प्रभुत्वशाली विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। इस लिहाज से जो मार्क्सवादी व्याख्या है वो इस बात को समझने पर जोर देती है कि अगर हम किसी ग्रंथ को समझना चाहते हैं, किसी राजनीतिक चिंतक के द्वारा प्रस्तुत विचारों को समझना चाहते हैं, तो हमें उस दौर की जो उत्पादन पद्धति है, उसमें जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, उसकी स्थिति और उसके विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इस लिहाज से जो मार्क्सवादी व्याख्याकार हैं वो यह कहते हैं कि अगर एरिस्टोटल इस बात की तरफदारी करते थे कि दास प्रथा अच्छी चीज़ है, या फिर बाद के दौर में भी कई ऐसे विचारक हैं जब पूंजीवाद का उभार हो गया, जिन्होंने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि खुला बाजार या फिर पूंजीवाद एक अच्छी चीज़ है, तो वो इसलिए था क्योंकि उस दौर में ये विचार एक रूलिंग आइडियाज़ या शासक विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस लिहाज से जो मार्क्सवाद के भीतर जिस बात पर जोर दिया जाता है उसे एक तरीके से हम हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशन भी कह सकते हैं, एक तरीके से संदेह का व्याख्या शास्त्र। जब भी आप किसी चिंतक को देखें तो उसके लेखन को थोड़े संदेह से देखें कि आखिर अपने विचारों के माध्यम से वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग डोमिनेंट आइडियाज़ को आगे बढ़ाना चाहता है, उनको सही साबित करना चाहता है। इस संदर्भ में सीबी मैकफर्सन ने जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात की है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो मैकफर्सन अपनी पुस्तक में यह बताते हैं कि यह जो होता है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म या स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, उसमें जो आधुनिक पूंजीवाद के जो मुख्य तत्व होते हैं, यानी कि आर्थिक स्वहित की अवधारणा और निजी संपत्ति की संस्था, वो उसे सही साबित किया जाता है। और इस संदर्भ में वे लॉक के सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट का विश्लेषण करते हैं। और मैकफर्सन इस बात पर जोर देते हैं कि लॉक ने अपने सिद्धांत में ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जिससे निजी संपत्ति का समर्थन किया जा सके। और वो यह बताते हैं अपने लेखन में मैकफर्सन कि लॉक के हिसाब से जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में होता है तो वहाँ पर वह अपने श्रम का मालिक होता है और वो जिस भी चीज़ में अपने श्रम को मिला देता है वह वस्तु उसकी हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही लॉक एक यह विचार जोड़ते हैं कि उसे उतनी ही चीज़ें अपने लिए लेनी है जितने उसके उपयोग के लिए हों। वो प्रकृति से चीज़ों को लेकर बर्बाद नहीं कर सकता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में भूख लगी है तो वो सेव लेता है पेड़ से, तो चूँकि वो सेव में अपना श्रम मिलाता है तो वह सेव उसकी अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन लॉक यह कहते हैं कि वह सेव को इतना ज़्यादा नहीं ले सकता है कि वो दूसरों के लिए कम पड़ जाएं, यानी कि दूसरों के लिए उतनी ही अच्छी चीज़ें छोड़े और सिर्फ अपनी ज़रूरत भर लें। लेकिन बाद में लॉक इससे बाहर निकलने का रास्ता यह दिखा देते हैं कि अगर वह इसे अनडिस्ट्रॉयबल मोड में अपने पास रखता है, वस्तु को संपत्ति के रूप में, तो वो ऐसा कर सकता है। तो इस लिहाज से वो निजी संपत्ति के विचारों को एक तरीके से वैधता प्रदान करते हैं। इसके अलावा लॉक यह भी कहते हैं कि चूँकि व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है तो वो चाहे तो अपने श्रम को बेच सकता है दूसरों को, और दूसरे उस व्यक्ति के श्रम का मोल लगाकर उसे खरीद सकते हैं। वो ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं, वो पारंपरिक पहचानों के आधार पर उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूँकि व्यक्ति अपने लेबर का खुद मालिक होता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो ये जो दोनों परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर उन्होंने पूंजी के एक्युमुलेशन को, उसके संग्रह को सही ठहराया और यह भी सही ठहराया कि लोग चाहें तो अपने श्रम को बेच सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें सीबी मैकफर्सन के हिसाब से पूंजीवादी व्यवस्था को सही तरीके से काम करने का आधार देती हैं। इस लिहाज से सीबी मैकफर्सन ये कहते हैं कि जो जॉन लॉक हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफदारी करने वाला लेखन करते हैं।
और ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से मार्क्सवादी व्याख्या के हिसाब से पुस्तकों को या राजनीतिक ग्रंथों को देखा जाता है। हालांकि इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसके माध्यम से इस बात की व्याख्या नहीं होती है कि कैसे खुद कार्ल मार्क्स जैसे लेखक या फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लेखक उभर कर सामने आ गए, कैसे उन्होंने अपने दौर में प्रभुत्वशाली विचार के खिलाफ जाकर एक नए तरह का विचार खड़ा किया। तो ये एक जो कमी है वो मार्क्सवादी व्याख्या शास्त्र में, उसे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक तरह से यह हमें बताता है कि अगर हम किसी लेखक के लेखन को संदेह से देखते हैं, उसे उसके दौर के प्रभुत्वशाली विचारों से जोड़ते हैं, तो हमें उसे समझने का एक अलग या एक नया रास्ता मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह बहुत तरह के विचारों का एक सामान्यीकरण या एक जनरलाइजेशन कर देता है, और वो यह नहीं बता पाता है कि जो परिवर्तनकारी विचार हैं वो कैसे आते हैं, उनकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो एक तरीके से यह मार्क्सवादी व्याख्या शास्त्र या मार्क्सवादी व्याख्या की एक महत्वपूर्ण कमी है। मुझे ये उम्मीद है कि मैं आपके सामने जो मार्क्सवादी तरीके से राजनीतिक ग्रंथों की व्याख्या करने की एक पद्धति है, उसे एक उसके मोटे तौर को मैं आपके सामने रख पाया हूँगा। अगले भाग में हम मिलेंगे और एक नए तरीके की बात करेंगे। उसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे सर्वाधिकारवादी व्याख्या के माध्यम से ग्रंथों को एक खास नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।